अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान कुरैशी और इस वीडियो में मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। एनटीएस का पेपर मेरे पास मौजूद है, ये है साल 2014 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से और पहला क्वेश्चन जो है ये एक ज़रा पिक्टोरियल है और ये हमें बता रहे हैं फर्टिलाइज़ेशन का प्रोसेस है कि ये स्पर्म सेल है और ये स्पर्म सेल जो है वो मिल रहा है ओवा के साथ। सॉरी, दिस वन इज़ द ओवा। ओवा के साथ फर्टिलाइज़ेशन हुई तो फिर ये जो है वो एक सेल बना, फिर ये जो है इसके अंदर डिवीजन हुई सेल की, फिर 2, 2 से 4 और फिर जो है ये सेल की बाकायदा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि द फर्स्ट सेल टू कंटेन द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो पहला जो सेल है जिसके पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉयड का मतलब ये है कि 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए। अच्छा देखो, जब माइटोसिस का प्रोसेस होता है उसमें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, बट मियोसिस के अंदर रिड्यूस टू हाफ यानी कि 46 हैं, तो ये 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं मेल से और ये 23 आते हैं फीमेल से, यानी कि मेल स्पर्म सेल से 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और फीमेल ओवा से ये 23 आता है। तो यहाँ पे जो ये स्पर्म और ओवा है तो इसका मतलब यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स है और यहाँ पे 23, तो 23 का मतलब है कि ये अभी जो सेल है ना ये हैप्लॉइड है और उन्होंने हमसे पूछा है कि डिप्लॉइड सेल बताना है। तो 46 वाला कौन सा होता है? डिप्लॉइड होता है। तो जब ये 23 मेल से और 23 फीमेल से जब ये फ्यूज होंगे और एक सेल बनाएंगे तो इसके पास क्रोमोसोम्स होंगे 46 यानी कि डिप्लॉइड। तो जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है पिक्चर नंबर 3 के अंदर कि ये दोनों सेल मिले और मिलने के बाद एक सेल बन गया। नाउ दिस सेल मस्ट हैव द 46 क्रोमोसोम्स यानी कि डिप्लॉयड नंबर। तो ये सेल कौन सा है? सेल 1, सेल 2 और ये सेल 3। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। अच्छा, क्लियर ड्राइंग्स करके मैं दूसरी पिक्चोरियल पे आता हूँ, दूसरा क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। इट इज अ फीमेल गैमेट इज containing द मोनोप्लाइड हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज। अच्छा देखो, कह रहा है फीमेल गैमेट से कंटेनिंग द मोनोप्लाइड यानी कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसी इसी पिक्टोरियल से एक और सवाल इन्होंने पूछा है और वो सवाल क्या है? सवाल ये पूछ रहे हैं कि इनमें से वो कौन सा सेल है, स्पॉटलाइट से देख लेते हैं। तो इनमें से वो कौन सा सेल है फीमेल का जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो फीमेल का सबसे पहला सेल कौन सा है? ये। और ये सेल क्या है? ओवा। और ओवा के अंदर मैंने तुम्हें अभी बताया है कि 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। सो सेकंड जो डायग्राम है हमारी वो ओवा की है और ये ओवा ही है जिसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? रिड्यूस होंगे हाफ यानी कि 23 होंगे, हैप्लॉइड नंबर्स में होंगे। सो इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा? ए यानी कि 2। नेक्स्ट, एन एंटीकोडॉन इज द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनियस बेस। ओके। अच्छा, मजीद कहते हैं कि ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर वन अमीनो एसिड। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा याद रखो कि जो टीआरएनए होता है यानी कि ट्रांसफर आरएनए होता है, ये आकर अपना मैसेज जो है वो अटैच करता है। तो अब यहाँ पे देखना क्या है? एंटीकोडॉन इज द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। नहीं भाई, तो डीएनए की तो बात यहाँ पे हम नहीं कर रहे। तो बात किसकी होगी? आरएनए की, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर आरएनए व्हिच कोड्स फॉर वन अमीनो एसिड। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात सही है कि मैसेंजर आरएनए कोड फॉर वन अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड पे कोडिंग नहीं होगी। ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल दैट वेयर द अमीनो एसिड इज अटैच। ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल वेयर जो है अमीनो एसिड अटैच नहीं। तो ट्रांसफर मॉलिक्यूल विच रिकग्नाइज द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस। ये देखो, ट्रांसफर आरएनए जो है वो रिकग्नाइज करेगा एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए। आप इसे समझो कि ये मैसेंजर आरएनए मैंने बनाया है, ये है मैसेंजर आरएनए। तो इस पे जो है ना 3 कोड लगे हुए हैं, ये 3 जो कोड इस तरह से लगे हुए हो सकते हैं। अब ये मैसेंजर आरएनए पे हमने 3-3-3-3 कोड लगा दिए। अब क्या होगा? एक ट्रांसफर आरएनए आएगा। ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि इसके पास यहाँ पे 3 जो है वो एंटी कोडॉन लगे हुए होंगे। अब ये जो कोडॉन है, फर्ज करो यहाँ पे जी, सी और यू है, तो इसके पास क्या होंगे? जी की जगह होगा सी, सी की जगह होगा जी और यू की जगह जो है वो यहाँ पर ए जो है वो मौजूद होगा। तो ये सीक्वेंस होगा। अब ये क्या करेगा? ये आकर इस क्रोमोसोम पर सॉरी इस मैसेंजर आरएनए पर जो है वो अपना जो मैसेज है वो रिकॉर्ड करेगा। तो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए क्या हुआ? ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑफ आरएनए। अब अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी सीक्वेंस ऐसा ही होता, जी होता, सी होता और यहाँ पे यू की जगह अगेन सी आ जाता, तो ये वाला कोडॉन जो है, एंटी कोडॉन जो है वो इस पर आके कोडॉन पे अटैच नहीं होगा क्योंकि इसे पता है कि इसका ये जो मैसेज है ये इनएप्रोप्रिएट, इसका मैसेज एप्रोप्रिएट कहाँ पर है? यहाँ पर है, लिहाजा ये इस पोजीशन पर अटैच होगा। सो आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच इज 74।
अच्छा, ये जो पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये मैंने डाउनलोड किया है पीस पाकिस्तान की वेबसाइट से, और मैं तुम्हें भी जो है वो रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे जाके तुम पेपर्स जो है वो पास्ट पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो ईज़िली। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मैंने ये पेपर भी अटैच कर दिया है, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन से चाहो तो डिस्क्रिप्शन से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। राइट, 2 डायग्राम्स हमें गिवन है, माइटोसिस बता रहे हैं और मियोसिस बता रहे हैं। अच्छा, थोड़ा-सा मुझे इसे पिक्चर को ऊपर से देखना है। यस, द डायग्राम शोज़ बिलो द शो सम क्रोमोसोम्स इन अ सेल अंडरगोइंग माइटोसिस इन अ सेल अंडरगोइंग मियोसिस, यानी कि 2 सेल हैं, एक माइटोसिस कर रहा है, एक मियोसिस कर रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम एंड द स्टेज ऑफ द डिवीजन करेक्टली। अब ये बताना है कि कौन-सी स्टेज के अंदर ये बेसिकली है, माइटोसिस की कौन-सी स्टेज है, मियोसिस की कौन-सी है। अच्छा, मैं मियोसिस पहले प्रेफ़र करूँगा बिकॉज़ मुझे नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पर अरेंज है ना क्रोमोसोम्स, एंड दिस स्टेज इज़ कॉल्ड द सॉरी, पहले तो प्लेन की बात करता हूँ। ये इक्वेटोरियल प्लेन होता है और वो जगह जहाँ पे क्रोमोसोम जो है अपने आप को ना अरेंज कर लेते हैं, वो इक्वेटोरियल प्लेन कहलाती है। एंड ये दिस यूजुअली हैपन एट द मेटाफ़ेज़, ये मेटाफ़ेज़ में होता है। अब ये मेटाफ़ेज़ हो गया। अब मेटाफ़ेज़ के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे मियोसिस, तो मेटाफ़ेज़ के लिए ये प्रोफ़ेज़ है, इसे तो काट दो, और ये एनाफ़ेज़ है, इसे भी काट दो। अब बचा क्या? मेटाफ़ेज़ 1 और मेटाफ़ेज़ 2। अब ये थोड़ा-सा परेशानी वाली बात हो गई कि मेटाफ़ेज़ 1 होगा या मेटाफ़ेज़ 2 होगा। अच्छा, अब मैं अगर क्रोमोसोम्स में थोड़ा-सा बना के दिखाऊँ, तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो है ना वो इस तरह से है कि इसका एक पेयर मौजूद है और इसी का जो है वो दूसरा क्रोमोसोम मौजूद है। यानी कि क्रोमोसोम्स जो है वो अभी हाफ़ नहीं हुए। तो अगर ये वाली कंडीशन होती है ना बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है कि ये मेटाफ़ेज़ 1 है। यानी कि अभी जो है ये जो स्टेज है ये मेटाफ़ेज़ 1 होगी। जब हम मेटाफ़ेज़ 2 की बात करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास जो है ना क्रोमोसोम्स इस तरह से 2 मौजूद होंगे, पेयर में मौजूद नहीं होंगे। ये मेटाफ़ेज़ 2 की निशानी होती है। ये मेटाफ़ेज़ 1 है, ये मेटाफ़ेज़ 2 है। तो मैंने इसे आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि ये तो मेटाफ़ेज़ 1 की पिक्चर है, तो लिहाज़ा ऑप्शन जो होना चाहिए बी। अब अगर मैं इसे यहाँ से भी कन्फर्म करूँ कि अगर ये मेटाफ़ेज़ 2 होता, लेट्स सपोज़ ये मेटाफ़ेज़ 2 होता, और ये तो फिर इसे मेटाफ़ेज़ होना चाहिए था, कि मेटाफ़ेज़ 2 के सामने माइटोसिस के लिए मेटाफ़ेज़, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स अभी तो अरेंज ही नहीं हुए। क्रोमोसोम्स अभी अरेंज कैसे होंगे? क्योंकि यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स है वही फ़ॉर्म नहीं हुए। तो स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट टू फ़ॉर्म कब होते हैं? प्रोफ़ेज़ के अंदर स्टार्ट होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एंड इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 75। ये थोड़ा-सा जेनेटिक्स से है, तो आपको समझना होगा इसे, गौर से समझिएगा इसको। फ्लावर कलर इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील्स। ओके, द अलील फॉर द रेड फ्लावर इज़ डोमिनेंट। देखो, रेड फ्लावर का अलील इन्होंने कहा है डोमिनेंट है, तो मैं इसे समझो यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, रेड के लिए मैंने कहा कि ये रेड है और इसका अलील मैंने लिख लिया आर से, ये डोमिनेंट है। इज़ डोमिनेंट टू द अलील फॉर द व्हाइट फ्लावर। व्हाइट फ्लावर के लिए ये अलील जो है वो क्या है? व्हाइट फ्लावर जो है वो रिसेसिव है और रेड जो है वो डोमिनेंट, ठीक है। अ प्लांट होमोज़ाइगस फॉर रेड फ्लावर, एक प्लांट है, और ये जो प्लांट है ये क्या है? होमोज़ाइगस है। होमोज़ाइगस का मतलब है ये आर है, दोनों आर है। होमोज़ाइगस का मतलब है दोनों आर है फॉर रेड फ्लावर। इज़ क्रॉस्ड विद द प्लांट होमोज़ाइगस फॉर व्हाइट फ्लावर। अब ये क्या है? व्हाइट फ्लावर है। अब मैं व्हाइट फ्लावर का पहले तो जीन बनाता हूँ, तो ये क्या होना चाहिए? स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो ये दोनों क्रॉस हुए तो क्या बना? कैपिटल आर स्मॉल आर। तो क्या कह रहेंगे? ऑल द रिजल्टिंग प्लांट हैव द रेड फ्लावर्स। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ से एक आर आएगा, तो जब भी एक भी आर आएगा तो वो फर्स्ट जनरेशन यानी कि F1 जनरेशन के अंदर जो है ना अपना ही कलर यानी कि रेड कलर ही अपीयर करवाएगा। अब कहते हैं कि व्हेन द F1 जनरेशन आर क्रॉस्ड विद ईच अदर। अब जितनी भी जनरेशन आई, यहाँ से आर आया, एक और आर आया, इसी तरह से ये जो जितनी भी जनरेशंस आई, इसने क्या किया? आपस में क्रॉस विद ईच अदर, आपस में क्रॉस किया। तो रिजल्ट क्या हुए? 18 प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड, 18 प्लांट्स बने। 12 plants have red flowers, 6 have white flowers। तो टोटल क्या हुआ? 18 प्लांट थे, और 18 में से 12 जो है वो रेड हैं, और 8 फ्लावर्स जो आए हैं वो यहाँ पर वो उनका जो कलर था वो व्हाइट कलर जो है वो अपीयर हुआ। ठीक है। व्हाट रेशियो इज एक्सपेक्टेड इन द F2 जनरेशन? कह रहे हैं कि रेशियो जो है वो क्या होगा? तो रेशियो इसका सिंपल है कि जब आपने जेनेटिक्स पढ़ी है अगर आपने थोड़ा सा, तो वहाँ पे आपने देखा था कि रेशियो जो है वो क्या होता है? 3:1 होता है। ठीक है, 1:1 रेशियो नहीं है, 1:1 रेशियो ये भी नहीं है। तो रेशियो क्या है? या तो ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी। अब हमें असल जवाब ढूंढना है। तो असल जवाब ढूँढना है, 3:1 है, तो 3:1 को हमने देखना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो मैं अगर इस 12:8 का रेशियो निकालूँ, तो फर्ज़ करो 2 6 आर 12 एंड दिस वन इज़ 2 4 आर 8। इसी तरह से 2 3 आर 6 और 2 2 आर 4। 2 3 6 ठीक है, 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4।
तो मेरे पास जो रेशियो आ रहा है ये आ रहा है 3:2। तो मैंने गालिबन कोई गलती तो नहीं कर दी। 18 प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड, 12 हैव रेड फ्लावर्स एंड 6 हैव द व्हाइट फ्लावर्स। सॉरी, मैंने यहाँ पे जो गलती की है ना वो मुझे लगा कि ठीक है 12:6 होना चाहिए ना, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया। तो ये क्या है, 6 व्हाइट फ्लावर्स है, ठीक है। फ्लावर्स एंड 6 व्हाइट फ्लावर्स, ठीक है। 12:6, तो इसका रेशियो तो सिंपल है, 6 1 6, 6 2 12। तो ये हमारे पास रेशियो आया 2:1 का। अब 2:1 देखना है, 2:1 है यहाँ पे, 3:1 है, तो ऑप्शन जो है वो सही हो गया हमारे पास सी। अच्छा, ये वाली जो गलती मैंने की है इसे आप नहीं करना, तो इसलिए पेपर को अच्छी तरह से पढ़ना और उसके बाद फिर सॉल्व करना, यही गलती हो जाती है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग। ओके, मैं पहले मार्कर ले लेता हूँ। यस, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस रेफर टू द एवोल्यूशन। ये ऑब्जर्वेशन का एक जो है ना हमें स्टेटमेंट दी गई है 1 2 3 4, और रेफर टू द एवोल्यूशन, एवोल्यूशन से है, कह रहे इनहेरिटेड वेरिएशंस व्हिच आर फेवर्ड इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। अच्छा, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। व्हाट सीक्वेंसेस शुड द स्टेटमेंट टू बी प्लेस्ड टू सपोर्ट द डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन थ्योरी के 4 पॉइंट्स और कह रहे हैं कि इन पॉइंट्स को सीक्वेंस में लिखना है। तो सबसे पहले मुझे याद है, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो है डार्विन थ्योरी का ओवर प्रोडक्शन। तो इसमें ओवर प्रोडक्शन की बात देखते हैं कि ओवर प्रोडक्शन की बात जो है वो कहाँ पर है। तो कह रहे हैं कि इनहेरिटेड वेरिएशंस, इनहेरिटेड वेरिएशन की बात हुई है, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस है। इसके बाद कहता है कि स्ट्रगल, तो ये मुझे पता है कि स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस जो है वो डार्विन का सेकंड पॉइंट था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रगल, सिर्फ स्ट्रगल लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है कि इन टाइम फेवर्ड इनहेरिटेंस वेरिएशंस में एक्यूमुलेट। तो वेरिएशंस की बात करें तो यानी कि क्या होगा, ये वेरिएशंस की बात हो गई। और फिर ये फोर्थ क्या है, ओवर प्रोडक्शन। तो मुझे पता है कि सबसे चौथा पॉइंट जो है ना ये ओवर प्रोडक्शन का है, तो फोर्थ पॉइंट सबसे पहले आना चाहिए। तो ओवर प्रोडक्शन पहले आना चाहिए, यानी कि फोर्थ पॉइंट। तो सीक्वेंस देखते हैं, सबसे पहले चौथा पॉइंट तो ऑप्शन सी में, तीसरा है डी में, तो ये वाले ऑप्शन तो काट दिए। बचा क्या, डी और ई। अब डी में कहता है कि ऑप्शन डी में क्या है, फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। फोर्थ के बाद आना क्या चाहिए, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस, यानी कि पॉइंट नंबर 2 आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, मुझे सिर्फ 2 पॉइंट्स पता है कि पहले नंबर पे जो पॉइंट था डार्विन का वो ओवर प्रोडक्शन था, दूसरे पे स्ट्रगल। तो ये कहाँ पर है, प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, और स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहले नंबर पे आएगा ये पॉइंट, फिर उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद ये होना चाहिए सेकेंड पॉइंट। तो अब अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट फोर्थ पॉइंट है, फिर सेकंड पॉइंट है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये वाला पॉइंट जो है ये थर्ड पॉइंट है, जिसमें डार्विन कहता है फेवर्ड इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, और फिर ये वाला जो पॉइंट है ये चौथा है। तो सीक्वेंस क्या होगा, 4 2 1 और 3। अच्छा जी, तो इसके लिए डार्विन्स की थ्योरी आपने अच्छी तरह से पढ़नी है और उसको समझना है कि डार्विन्स ने कहाँ पे कौन सा पॉइंट, तो इनके पॉइंट्स अगर आप याद कर लोगे तो भी ये सवाल जो है वो आप आसानी तौर पे हल कर सकते हो। अच्छा, ये डायग्राम के मेरे डायग्राम में मुझे जो है वो क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो डायग्राम में क्या कह रहा है, द डायग्राम शोज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर फॉर क्लोरोप्लास्ट, लिखा हुआ भी है एज सीन इन द सेक्शन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पी क्यू एंड आर। ये क्यू है, ये आर है, तो ये डेफिनेटली जो है ना ये पी होगा। तो अब ये कह रहा है कि पी का, क्यू का और आर का जो है ना भाई तुम फंक्शन बता दो। अच्छा, फंक्शन बताने के लिए मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ पे पहले तो स्ट्रक्चर की बात करें ना कि ये है क्या क्या चीज़ें। तो पी की बात कर रहा है कि पी क्या जो है ना ये स्ट्रक्चर क्या फंक्शन करता है, क्यू जो है वो क्या फंक्शन करता है, और आर जो है क्या फंक्शन करता है। तो पी जो मुझे नज़र आ रहा है ना, तो ये मुझे नज़र आ रही है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो मैं यहाँ पे तुम्हें आ रही है आसानी के लिए लिख देता हूँ कि ये जो है वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है ना इस्तेमाल होती है किस वक्त, लाइट रिएक्शन में, जहाँ पे ये लाइट को एब्जॉर्ब करती है। अच्छा, अभी तो ऑप्शंस पे नहीं जा रहे, अभी हम इसको पहले ज़रा देख लेते हैं कि डायग्राम ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला एक राउंडेड बॉडी का स्ट्रक्चर हाईलाइट कर रहे हैं ये, और एक जो है इन्होंने इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का काम क्या है भाई, मैंने अभी बताया कि लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम जो है ये होता है इसका। तो लाइट सबसे पहले कहाँ पर एब्जॉर्ब होगी, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। ऑप्शन पे आता है लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन ए बी और सी तो कट कर दो। अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज या सिंथेसिस। तो याद रखो सबसे पहले क्या होगा, लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है, और फिर उसके बाद जो है ये जो जगह है क्यू, इसका फंक्शन ये होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट को जो है वो सिंथेसिस करती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो पहले सिंथेसाइज होगा और फिर जो है कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज होगी। तो ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज, तो स्टोरेज होता प्रोसेस इसी तरह से कि लाइट एब्जॉर्प्शन होगी, कार्बोहाइड्रेट जो है सिंथेसिस होगा, फिर स्टोरेज होगा, लेकिन इन्होंने लोकेशन थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है। तो क्यू का काम क्या है, क्यू ये जो है स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं, और स्टार्च ग्रेन्यूल्स का मतलब ये है कि ये क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे
कार्बोहाइड्रेट्स को। तो सबसे पहले क्या होगी इस पार्ट में, यानी कि पी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लाइट को कैच करने के लिए, उसके बाद क्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबल है यानी कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, एंड आर आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी, तो ये आपका ये पार्ट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सो इट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 78। और 78 में क्या कह रहे हैं, 78 में हमसे कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। कम्युनिटीज थोड़ा सा अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो सबसे पहले स्पीसी होता है, स्पीसी के बाद जो लेवल आता है वो पॉपुलेशन का होता है। पॉपुलेशन में सिमिलर काइंड ऑफ स्पीसीज जो है ना वो रहती हैं, और फिर पॉपुलेशन से यानी कि जब डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज मिल जाती हैं तो वो कम्युनिटी बनाती हैं, और फिर कम्युनिटी से जो है वो जो है ना वो बनता है इकोसिस्टम। तो ये कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। 4 स्टेटमेंट है, कह रहे हैं व्हिच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सॉरी व्हिच टू ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कोई 2 स्टेटमेंट जो है ना वो सही है। अब आपने ये बताना है वो कौन सी 2 स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो सबसे पहला देयर मेंबर्स शेयर अ कॉमन जीन पूल, इनका जो जीन पूल है वो सेम होगा। अच्छा, अब जीन पूल जो है ना मैं तुम्हें अगर थोड़ा-सा आइडिया दूँ, तो जीन पूल का मतलब ये होता है कि सिमिलर काइंड ऑफ स्पीशीज़ जो है ना, उसके तमाम क्रोमोसोम्स निकाल के एक डब्बे में बंद कर दो तो ये तुम्हारा जीन पूल कहलाएगा। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं और वो एक ही स्पीशी के हैं, लाइक अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स के आपने जो है ना वो जीन्स निकाला और इस डब्बे में बंद कर दिया, तो दिस विल कॉल्ड द जीन पूल। अब या बात करें कम्युनिटीज़ की, तो कम्युनिटीज़ में सिर्फ़ एक काइंड की स्पीशी नहीं है, बल्कि डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तो अगर हम उनके मेंबर्स को जॉइन करेंगे तो जीन पूल नहीं बन सकता, लिहाज़ा ऑप्शन 1 गलत हो गया। अच्छा, अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द कम्युनिटी रिमेन्स स्टेबल इवन दो सम फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट में अंडरगो चेंज। कह रहे हैं कम्युनिटी रिमेन स्टेबल, कम्युनिटी स्टेबल रहेगी चाहे उस पे जो है ना वो फिजिकल एस्पेक्ट से कोई भी जो है ना क्लाइमेटिकल चेंजेस आ जाए। अब अगर मिसाल के तौर पे अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें और मैं कहूँ कि हमें पानी की किल्लत का सामना है, तो क्या हमारी जो कंडीशन है वो सेम रहेगी? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका एक बड़ा जो है वो फ़र्क जो है वो पड़ेगा इंसानी ज़िंदगी पे। तो लिहाज़ा ये पॉइंट नंबर 2 भी कैंसल हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉपुलेशंस लिविंग इन अ पर्टिकुलर, ये बिल्कुल सही है कि कम्युनिटी के अंदर क्या होती है, पॉपुलेशंस होती हैं, यानी कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो है वो होती हैं, तो इसलिए क्लियर है यानी कि सही है। अच्छा जी, अ कम्युनिटी इंटरैक्ट्स विद द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट एंड बोथ फंक्शन टुगेदर टू फॉर्म इकोसिस्टम, बिल्कुल सही है। ये कम्युनिटी जो है वो जब नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से मिलेगी, अब नॉन लिविंग एनवायरनमेंट क्या है? अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। तो ये जब इन चीज़ों से मिलेगी तो इट विल बी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द इकोसिस्टम, तो फिर जो है वो इकोसिस्टम जनरेट होता है। तो इट्स मीन आवर ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन 3 और 4 देखते हैं, 1 2 गलत है, 1 3 गलत है, 2 एंड 4 गलत है, 2 एंड 3 गलत है, 3 एंड 4 जो है वो सही जवाब। 4 इवेंट्स, अच्छा पहले मुझे क्लियर करना चाहिए इस ड्राइंग को और फिर मैं नेक्स्ट की तरफ आता हूँ। यस, ओके, मैं 2 क्वेश्चंस ना यहाँ से साथ में सॉल्व कर लेता हूँ। ओके जी, and it was right. 4 events in the transmission of the nerve impulses across synapses are, 4 इवेंट्स है, यानी कि जब ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस होती है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या है कि अगर इसे इस तरह से समझो, मैं तुम्हें डायग्रामेटिकली बताऊं, तो ये जो है वो तुम्हारा एक जो है ना वो न्यूरॉन हो गया, और इसी तरह से मैं एक और न्यूरॉन बनाता हूँ यहाँ पे। तो ये वाली जो जगह होगी ना बच्चों, ये आपकी क्या कहलाती है? ये कहलाती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अच्छा, ये वाला जो पहला न्यूरॉन होता है ना, ये आपका प्री कहलाता है प्री साइनेप्स, और ये जो है ये कहलाता है बच्चों पोस्ट साइनेप्स। ठीक है ना? तो ये प्री साइनेप्स है और ये जो है वो पोस्ट साइनेप्स है। तो इसके दरमियान में अगर कोई मैसेज है, मिसाल के तौर पे ये कोई जो है ना वेसिकल आया है कोई मैसेज लेकर, तो समझ लेता हूँ कि ये वेसिकल है और इसने जो है ना वो मैसेज कैरी किया हुआ है। तो ये क्या करेगा? ये अपने आप को इसकी लेयर के साथ, यानी कि न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के साथ, न्यूरोलीमा के साथ, अच्छा न्यूरोलीमा होते हैं ब्रेन यानी कि न्यूरॉन की सेल न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, और अगर मैं सार्कोलीमा कहूँगा तो इसका मतलब होता है कि मेम्ब्रेन बात कर रहा हूँ मैं मसल्स की। तो ये यहाँ पे केमिकल रिलीज करेगा और केमिकल रिलीज करने के बाद जो है ना ये एंटर होगा इस दूसरे न्यूरॉन में, और फिर ये दूसरा न्यूरॉन इस मैसेज को लेकर जो है वो आगे जाएगा। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि डीपोलराइजेशन ऑफ द पोस्ट प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कि सबसे पहले 4 स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। डीपोलराइजेशन है, फिर कह रहे हैं प्रोपगेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक एक्शन पोटेंशियल, फिर रीएब्सेशन ऑफ द ट्रांसमीटर, और फिर रिलीज ऑफ द ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट।
तो अब सवाल क्या है, इन विच सीक्वेंस डू दिस इवेंट्स अकर, सीक्वेंस क्या होगा इन चारों इवेंट्स का। तो सीक्वेंस क्या होगा, तो सबसे पहले डीपोलराइजेशन है, तो बिल्कुल सही है, सबसे पहले जो है ना वो डीपोलराइजेशन होगी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जैसे मैंने बताया प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है तो इसकी क्या हुई, डीपोलराइजेशन हो गई। डीपोलराइजेशन के बाद क्या है, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस, जैसे मैंने बताया कि ये जो है वेजाइकल था, इसने क्या किया, केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर दिया जो कि क्या कहलाते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहलाते हैं। तो ये ट्रांसमीटर रिलीज हुआ, तो सबसे पहले हो गया ये फर्स्ट और इसके बाद ये है सेकंड। अच्छा अब क्या होगा, प्रोपेगेशन ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक एक्शन पोटेंशियल, अब एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा एंड देन फाइनली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस, इसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले होगा सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मैंने शायद यहाँ पे ना गलत ही कर दी, 1 4, हाँ इसके बाद सबसे पहले 1 है, फिर 4 है और फिर 2 है और फिर 3 है। तो अब ये सीक्वेंस देखो कहाँ पर है, 1 है 3 है, नहीं 1 है 4 है 2 है 3, यानी कि ऑप्शन बी जो है ना वो इसका सही जवाब होगा, 1 4 2 और फिर 3 जो है वो इसका सही जवाब है। जॉइंट फाउंड्स एट द वर्टिब्री, वर्टिब्री वर्टिब्रल कॉलम पे जो जॉइंट्स है वो क्या होते हैं, तो वो जो जॉइंट्स हैं वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहलाते हैं। ओके नेक्स्ट की तरफ आते हैं एंड इट इज द हाउ मेनी मैनेजेस कवर द ह्यूमन ब्रेन। तो टोटल ब्रेन की लेयर्स बतानी है तो वो तो सिंपल सा जवाब है कि वो 3 टोटल जो है ना वो ब्रेन्स होती हैं। अच्छा द साइट एंड द प्रिंसिपल मैकेनिज्म फॉर द स्टोरेज, अच्छा जी ओके पहले मैं इसे हाईलाइटर ले लेता हूँ यहाँ से। ओके the site and the principal mechanism for the passage of glucose into the bloodstream into the human kidney। so diagrammatically अगर मैं तुम्हें समझाऊँ ना तो ज़रा आसान होगा मेरे लिए। तो ये समझो ये है आपका बॉमेंस कैप्सूल, ठीक है, बॉमेंस कैप्सूल है और फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद जो है वो आपको पता है क्या होता है, लूप ऑफ हेनले, और फिर लूप ऑफ हेनले के बाद जो है यहाँ पर आके होती हैं कलेक्टिंग डक्ट्स। तो ये जो है वो स्ट्रक्चर होता है किसका, एक आपका बेसिकली नेफ्रॉन का। So the site and the principal mechanism for the passage of glucose into the bloodstream in the human kidney। तो पैसेज आपने साइट बतानी है, तो कलेक्टिंग डक्ट जो है क्या होती है, बाय द एक्टिव सिक्रीशन, और इसके बाद क्या है, डिस्टल कम्युलेटेड ट्यूब्यूल बाय पैसिव डिफ्यूजन, ग्लोमेरुलस बाय सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ग्लोमेरुलस बाय अल्ट्राफिल्ट्रेशन, और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाय एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा देखो सबसे पहले तो इस चीज को समझो कि साइट एंड प्रिंसिपल मैकेनिज्म फॉर द पैसेज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। तो मैं अगर यहाँ पे इनके नाम बताऊं तो दिस वन इज कॉल्ड द बोमेन कैप्सूल, और बोमेन कैप्सूल का काम ये होता है कि ये फिल्ट्रेशन करता है। तो बोमेन कैप्सूल तो फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बात हो रही है ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन की, रीअब्जॉर्प्शन की, तो ब्लू बोमेन कैप्सूल का तो कुछ है ही नहीं जिक्र, तो इसको हटा देते हैं। ये है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी। अब ये जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसका काम क्या है, इसका काम होता है ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन करना, और यही हमारा असल जवाब है, बाय एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं लूप ऑफ हेनले, इसके असेंडिंग और डिसेंडिंग 2 लिम्स है। तो ये जो आपका होता है इसमें होती है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, और दूसरी तरफ हो रही होती है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन। तो लूप ऑफ हेनले जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है वाटर की और सोडियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन के अंदर, और फिर जो है यहाँ पर आके कलेक्टिंग टब से अंदर वाटर की एक मरतबा फिर जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होती है। हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी जो बैलेंसिंग का काम है वो किया जाता। तो बात क्या हो रही थी, बात हो रही थी ग्लूकोज की रीअब्सॉर्प्शन की। तो ग्लूकोज लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये कहाँ पर है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या होगा कि एनर्जी का यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जो है ना वो स्टोर एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है, सो इट विल एंटर बाय द हेल्प ऑफ द एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। बुक लंग्स सब्सर्व द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, बुक लंग्स जो है वो रेस्पिरेशन को सब्सर्व करते हैं। फंक्शन रेस्पिरेशन किसकी जगह पे फंक्शन, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो वो स्कॉर्पियन होगा या स्पाइडर आपका जवाब हो सकता है। तो ये स्कॉर्पियन है यहाँ पे, तो विल गो द स्कॉर्पियन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड द क्वेश्चन इज 84, 84 एंड 85 राइट। तो 84 में पूछा जा रहा है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो इज सोलेनम ट्यूबरोसा, ठीक है, एंड दैट ऑफ ब्रिंजल इज सोलेनम बेलोन्जुनिया। अब कह रहे हैं इंडिकेट्स दस दैट पोटैटो बोथ पोटैटो और ब्रिंजल आर द मेंबर ऑफ, कि कह रहा है कि ये कि बता रहा है कि पोटैटो और ब्रिंजल जो है वो मेंबर है कि सेम स्पीसी के, सेम जीनस के, सेम स्पीसी सेम जीनस, आगे कुछ और डिफरेंट है, पहले उस पर नहीं जाते।
तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कार्लस लिनियस के अकॉर्डिंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम लिखने का जो तरीका है, उसमें पहला नाम होता है जीनस का और फिर उसके बाद होता है स्पीसी नेम। और जीनस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, स्पीसी का स्मॉल होता है। तो सोलेनम ट्यूबरसम है और सोलेनम मेलनजीना है। अब ये सोलेनम है तो सोलेनम क्या हुआ, तुम्हारा जीनस का नेम हो गया, तो तुमने लिखा सोलेनम जो है वो जीनस नेम है दोनों के अंदर। तो इसका मतलब सेम जीनस है। अब सेम स्पीसी है, अच्छा डिफरेंट स्पीसी है, स्पीसी नेम जो है वो दोनों के डिफरेंट है। तो सेम स्पीसी तो नहीं हो सकता, पहला काट दो, तीसरा ऑप्शन काट दो। और सेम क्लास, इसकी तो हम बात ही नहीं करते। अब बचा क्या, बी और डी। सेम जीनस पर डिफरेंट क्लासेस, हम क्लासेस का जिक्र नहीं करते जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो बी भी कट गया। बचा क्या, सेम जीनस और डिफरेंट स्पीसीज। सेम जीनस है सोलेनम सोलेनम, और स्पीसी जो है वो डिफरेंट है। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। अब ये 5 फीचर है यूकैरियोटिक सेल के, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। कह रहे विच ऑफ दीज हैव अ डबल मेम्ब्रेन, इनमें से कौन है जिसके पास डबल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट ये जो है ना वो डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर याद हो तो एक लेयर ये होती है और इनर लेयर्स के अंदर जो है वो फोल्डिंग्स पाई जाती हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो न्यूक्लियस है, और जो न्यूक्लियस होता है इसके पास भी जो है वो डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो डबल मेम्ब्रेन जो है ना, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन होता है। पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम्स के छोटे छोटे से जो है ना सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जो ऑप्शन है वो है क्लोरोप्लास्ट, एक माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, 1 4 और 5। 1 2 है इसे काट दो, 1 3 है इसे काट दो, 1 4 और 5, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 2 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। आई होप ये समझ में आया होगा। डबल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, डबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिनकी जो मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड होती है। Right. It is the diagram shows how the water is lost from a leaf. डायग्राम से हमें बता रहे हैं कि ये पानी जो है वो किस तरह से रिलीज हो रहा है। अब ये कह रहे हैं बाय विच प्रोसेस द वाटर इज लॉस्ट। ये कह रहे हैं कि उस प्रोसेस का नाम बताइए कि जिस प्रोसेस के जरिए जो है ना ये पानी लॉस हो रहा है। तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ट्रांसपरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट रिलीजेस इट्स एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स। तो ये तो हमने बहुत पहले से ही बात पढ़ी हुई है, तो ये तो बहुत ही आसान से सवाल इन्होंने पूछ लिया। ओके, 87 और 88 देखते हैं। Which of the following is true in angiosperm life cycle? एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल के हवाले से ये बात पूछ रहे हैं, कौन सी सही है। गैमेटोफाइट और फोटोसिंथेटिक एंड पार्शियली इंडिपेंडेंट। अच्छा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात हो रही है ना, तो मैं तुम्हें यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दूं कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि दो किस्म के प्लांट्स होंगे, एक होगा एंजियोस्पर्म और दूसरा जो प्लांट होता है ना बच्चों वो होता है जिम्नोस्पर्म। ठीक है ना। इससे थोड़ा सा मैं तुम्हें बताता हूँ कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है। तो एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म में दो फेसेस होते हैं, यानी कि जो लाइफ साइकिल होती है वो दो फेसेस से गुजरती है। एक होता है स्पोरोफाइट फेस और एक होता है गैमेटोफाइट फेस। तो जो स्पोरोफाइट की फेस होती है ना, ये होती है डोमिनेंट, यानी कि ये जो है वो डोमिनेंट है या इंडिपेंडेंट हम कह सकते हैं। जबकि गैमेटोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट जो है ना वो डिपेंडेंट होता है, यानी कि बहुत छोटी सी देर के लिए ना ये फेस होता है, जिसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट है और इसका जो फेस होता है ना वो जरा देर तक चलने वाला होता है। तो गैमेटोफाइट्स क्या है, डिपेंडेंट है। अब ऑप्शन से गैमेटोफाइट और फोटोसिंथेटिक एंड पार्शियली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वाली बात खत्म, हाँ कट कर देंगे। स्पोरोफाइट आर टोटली डिपेंडेंट। तो मैंने बताया कि स्पोरोफाइट क्या है, डोमिनेंट है और ये तो इंडिपेंडेंट होता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है आगे जाके कि ये डिपेंडेंट है, तो नहीं भाई, स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट नहीं होते। गैमेटोफाइट्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट्स, ये सही है। और बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट्स आर टोटली डिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। और फिर है बोथ गैमेटोफाइट आर टोटली इंडिपेंडेंट, तो ऐसा भी नहीं है। The adaptive feature that helps help the fish to live in water includes, तो कौन सा फीचर है जो मछलियों को पानी में रहने के लिए इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है, या एडेप्टिव बिहेवियर बेसिकली। तो अ टेल एंड एन एयर ब्लैडर, अनपेयर्ड पेयर्ड फिन्स, ठीक है, और स्टीमिंग लाइन बॉडी गिव्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। तो इसके अंदर से वो कौन सा फीचर है, तो ये तमाम फीचर्स ही मछली के अंदर मौजूद होते हैं ताकि वो पानी के अंदर जो है वो बासानी जिंदगी गुजार सके। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन है 88। लंग्स की डायग्राम गिवन है और लंग्स की डायग्राम है ठीक है इस तरह से, और तीन स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, एक्स है, वाई है और जी है। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसे तुम्हें बताऊं तो ये एक्स जो है ना ये लंग्स को शो कर रहे हैं ये, और वाई है इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये, इसका नाम है इंटरकोस्टल मसल्स।
और जी जो है ये क्या है, बेसिकली डायफ्राम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायफ्राम। अच्छा, अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है, विच स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर्स कंटेन या कंटेन्स मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ब्रीथिंग इन। वो कौन से स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब हम ब्रीथ इन यानी कि सांस लेते हैं। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है ना जो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले तो दिया हुआ है एक्स ओनली। एक्स का मतलब है लंग्स, तो एक्स जो है वो मूव नहीं करेंगे, लंग्स तो मूव नहीं करेंगे, लिहाजा एक्स 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 वाले जो ऑप्शन है ना वो काट दो, एक्स भी काट दो। अब क्या बचा, वाई और जेड, ये वाला भी काट दो। तो बचा क्या, वाई एंड जी ओनली। तो सिर्फ जो है वो मूवमेंट किसकी होती है, डायफ्राम की और इंटरकोस्टल मसल्स की जो है वो मूवमेंट जो है वो होती है। What is the correct order of sequence? What is the correct order of the orthopod group from these with most legs to those with few legs? यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ हमें जाना है। पहले जो है ना, हमने ये देखना है डिसेंडिंग। ओके, पहले हमें ये बताना है कि सबसे ज्यादा टांगे किसकी हैं और फिर उसके बाद जो है वो सबसे कम टांगे किसकी हैं। तो मारियोपोड्स मुझे पता है कि सबसे ज्यादा जो लेग्स होती हैं, मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। मारियोपोड्स जो है वो होते हैं मैनी लेग्स, यानी कि बहुत सारे लेग्स होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं क्रस्टेशियंस, जिनके 10 पाँव होते हैं, तो क्रस्टेशियंस के 10 पाँव हो गए। इसके बाद जो ग्रुप होता है वो होता है एरेक्निड्स का, जिसके पास 8 पाँव होते हैं, एरेक्निड्स। और फिर आता है इंसेक्ट्स, जिसके पास जो है वो टोटल 6 पाँव होते हैं। तो सीक्वेंस क्या होगा, मायरिपेट्स, क्रस्टेशियंस, एरेक्निड और इंसेक्ट। मायरिपेट, क्रस्टेशियंस, एरेक्निड्स और फिर इंसेक्ट्स। तो ये ऑप्शन ई हमारा सही है। मायरिपेट्स, एरेक्निड्स पहले नहीं होगा, क्रस्टेशियंस जो है वो पहले होगा। When a red stain is added to the culture containing both living and dead cells, ये सेल है, लिविंग है और ये डेड है, ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। ठीक है, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द स्टेन एंटरिंग द लिविंग सेल, इनमें से वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्टेन को अंदर दाखिल होने से रोकेगा। तो दैट इज द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन एंड दैट शुड बी द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन ही है जो क्या करती है, एंटर होने से रोकती है किसी भी आयन को, किसी भी मॉलिक्यूल को। तो सिर्फ ये सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अलाउ करती है, लिहाजा सेल हमारा जो सही जवाब है वो सेल मेम्ब्रेन है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्सर्निंग न्यूक्लियोलस इज करेक्ट। न्यूक्लियोलस के हवाले से बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो सही है। तो इट डिसअपियर्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, बिल्कुल सही है कि यही वाली बात होती है और यही सही जवाब है। देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस इन एवरी सेल, ऐसा नहीं है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेटिक ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल की बात है कि इट हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज, बिल्कुल नहीं। और इट कैप्चर्स एनर्जी, नहीं। तो ऑप्शन ए सही है। इन बर्ड्स द मेल इज होमोजेनेटिक सेक्स। होमोजेनेटिक का मतलब है, जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हमारे यहाँ क्या होता है ह्यूमंस में, कि ह्यूमन में जो सेल होता है वो एक्स वाई होता है और फीमेल में जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स और एक्स। अब ये बात कर रहे हैं किसकी, बर्ड की, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे बर्ड, और बर्ड में मेल जो है वो ये कह रहे हैं कि होमो है, तो ये एक्स और एक्स है। अच्छा, मजे की बात कि यहाँ पे हम एक्स और एक्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं जेड का। तो अगर जो मेल होता है वो होता है जेड और जेड, और फीमेल जो बॉडी होती है वो होती है जेड और डब्ल्यू, ये क्रोमोसोम जो है वो होते हैं। ओके, अ बर्ड, मेल बर्ड शोइंग द रिसेसिव ट्रेट, मेल बर्ड है रिसेसिव ट्रेट, ओके, वाज मेटेड विद अ फीमेल शोइंग दैट डोमिनेंट ट्रेट। फीमेल जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, अब वो कौन सा ट्रेट है वो इन्होंने नहीं बताया। ठीक, is governed by a pair of alleles which are sex linked. What is the probability that male offspring will show the dominant trait? अब मैं इसे समझो, फर्ज करो कि मैं कलर की बात कर लेता हूँ, कलर ले लेते हैं कि मेल जो है वो ब्लैक है और फीमेल जो है ब्राउन है, और फीमेल जो है ना वो डोमिनेंट है, ऐसे ही कहा था ना कि फीमेल शोइंग द डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, तो अब मैं डोमिनेंट की बात कर रहा हूँ, तो फीमेल के लिए डोमिनेंट होने के लिए जेड पे ब्राउन कलर ले लिया हमने कैपिटल बी से और डब्ल्यू कह दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये जेड है और इसके पास क्या है, ये रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब ये होगा कि जो आपका मेल होता है इसके पास तो दो जीन्स हैं, जेड और जेड। तो अब ये जो ब्राउन कलर है वो हमने रिप्रेजेंट कर लिया है कैपिटल बी से, और ब्लैक कलर जो है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे। तो अ मेल बाय शोइंग द रिसेसिव ट्रेट वाज मेटेड विद अ फीमेल शोइंग द डोमिनेंट ट्रेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये जेड को मैंने लिख दिया बी से और मैं इसे लिखता हूँ जेड स्मॉल बी से। ठीक है, और अब इसके पास भी, जेड के पास एक स्मॉल बी है और एक जो है वो क्या होगा, कैपिटल बी होगा। नहीं, स्मॉल बी होंगे ना दोनों, क्योंकि ये रिसेसिव है, राइट। तो स्मॉल बी, अब इसे क्रॉस करके देखते हैं। तो ये वाला जेड, चलो मैं इसको और आसान करता हूँ, जेड बी मैंने यहाँ लिखा और जेड बी डब्ल्यू मैंने यहाँ लिखा,
और इनके बना लेते हैं 4 बॉक्सेस। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Z, थोड़ा-सा ना इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो ये वाला ZB और ये वाला ZB ये आ गया। अच्छा, अब ये वाला जो ZB है मैंने लिखा यहाँ पे, चलो इसको भी आसान करके यहाँ लिख देते हैं। तो ये वाला जो है वो ZB और ये W, इसी तरह से ZB और ये B, और इसी तरह से ZB और W। अब सवाल क्या है, व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेल ऑफस्प्रिंग, मेल कौन सा है यहाँ पे, तो मेल अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो ये वाला मेल है और ये दोनों जो है वो फीमेल है, तो मेल जो है वो 50% हो गया, मेल है, ठीक है। अब कह रहे हैं विल शो द डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट कितना होगा, तो डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पे क्या होगा, 1% होगा, यानी कि 1 है, इक्वल चांसेस होंगे। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इन एन एक्सपेरिमेंट द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन सेक्रेटिन वाज ब्लॉक्ड। ओके, एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके क्या किया, एक हार्मोन है और हार्मोन का नाम है सेक्रेटिन, इसे ब्लॉक कर दिया। एज अ रिजल्ट लेवल ऑफ ऑल द फॉलोइंग एंजाइम्स वर अफेक्टेड, तमाम एंजाइम्स जो है ना, जो नीचे एंजाइम्स दिए हुए हैं, 4 जो है ना इससे इफेक्ट हुए सिवाय एक के। तो वो कौन सा एंजाइम है, तो याद रखो सिक्रेटिन जो है बेसिकली ये कहाँ से रिलीज होता है, तो सिक्रेटिन रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टीन के कुछ सेल्स को रिलीज करते हैं, और फिर ये स्मॉल इंटेस्टीन से आता है ब्लड में, और फिर ब्लड इसे ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है पेनक्रियास में, पेनक्रियास से ये रिलीज करवाता है क्या, पेनक्रियाटिक जूस। अब ये समझ लो कि जो भी पेनक्रियाटिक जूस से फ्लूइड आ रहा होगा ना, तो वो तमाम तो ये कंट्रोल करेगा। अब पेनक्रियाटिक जूस से हमें पता होना चाहिए वो कौन से जूसेस हैं जो आ रहे होते हैं, तो पैनक्रियाटिक जूस से ट्रिप्सिन आता है, केमोट्रिप्सिन आता है, माइलेस और लाइपेस, सिवाय पेप्सिन के। अब ये पेप्सिन क्या है, पेप्सिन बेसिकली रिलीज करता है, होता है स्टमक में, और इसे रिलीज करवाना होता है गैस्ट्रिन से। तो गैस्ट्रिक यानी कि ये कहाँ पर मौजूद है, स्टमक में रिलीज होता है और गैस्ट्रिन इसे रिलीज करवाता है, लिहाजा इसका सिक्रेटिन से कोई ताल्लुक नहीं है। At what point are the two population descending from the same ancestral stock considered same separate species? कह रहे हैं कि दो पॉपुलेशन है डिसेंडिंग फ्रॉम द सेम एंसेस्ट्रल स्टॉक, कहीं से एक पॉपुलेशन जो है ना वो चलती हुई आ रही थी। अब फर्ज करो कि ये पॉपुलेशन जो है वो चलती हुई आ रही है, यहाँ से ए और बी है, फिर एक पॉपुलेशन आई, फिर ये पॉपुलेशन आई, फिर ये पॉपुलेशन आई, और फिर यहाँ पर आकर ये अलग अलग होगा। अब ये जो है वो समझो ए बन गया और ये बी बन गया, तो ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे हमें पता चलेगा कि ये दोनों डिफरेंट स्पीसीज हैं। तो स्पीसीज की डेफिनेशन क्या है, कि वो ऑर्गेनिज्म जिनका रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो दूसरा ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हो, वो स्पीसीज कहलाते हैं। तो अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर देखें कि इनमें से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहाँ पे चेंज हो रहा है, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चेंज होने का मतलब है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, यानी कि इनफर्टाइल हो जाएंगे। तो व्हेन दे कैन नो लॉन्गर प्रोड्यूस वायबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो यही वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, दे कैन नॉट प्रोड्यूस द। अच्छा, व्हेन दे लुक सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अगर एक दूसरे से डिफरेंट भी दिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लिहाजा बी गलत है। सी, व्हेन दे कैन इंटरब्रीड सक्सेसफुली, जब वो इंटरब्रीड सक्सेसफुली यानी कि रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा। व्हेन देयर हैबिटेट्स आर सेपरेटेड बाय सिग्निफिकेंट, नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब तो जो सही जवाब है वो है ए, जो कि है कि रिप्रोडक्शन जो है ये आप नहीं कर सकेंगे। तो जब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेगा तो हम समझ जाएंगे कि अब वो स्पीसी जो है वो एक नहीं रही। Alright जी, तो living things that would be the first to experience adverse effects if large amount of carbon dioxide were taken out of the biosphere। कह रहे हैं कि अगर बड़ी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाए तो इनमें से सबसे ज्यादा कौन मुतासिर होगा। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर कौन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हो रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज, यानी कि एनर्जी बनाने में, और ये ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल करता है इसे प्लांट, और अमल कहलाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी का मॉलिक्यूल मिलाते हैं और ये फिर ग्लूकोज बनाते हैं और एनर्जी बनाते हैं, तो ये प्लांट है। तो सबसे ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देंगे तो मुतासर होगा प्लांट, यानी कि प्रोड्यूसर्स। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज आर फाउंड इन अ जनरलाइज्ड बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया के सेल में क्या क्या है, बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला है, पहले मैंने सवाल सॉल्व किया है, बिल्कुल है। पिलाए बिल्कुल मौजूद है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, कैप्सूल मौजूद है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग, सेल वॉल भी मौजूद है, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। द ग्लैंड इज नोन एज द ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी ग्लैंड से पहले इमरजेंसी हार्मोन्स पता होने चाहिए, एंड दिस आर द एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन आर कॉल्ड व्हाट, आर कॉल्ड द ग्लैंड ऑफ, नहीं सॉरी, ये क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं कि इमरजेंसी हार्मोन्स। अब ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी ग्लैंड कौन सा है, तो डेफिनेटली वही होगा जहाँ से ये रिलीज हो रहे हैं। तो ये दोनों जो हार्मोन रिलीज होते हैं ये रिलीज होते हैं मेड्यूला से। अब मेड्यूला क्या है, मेड्यूला
और कॉर्टेक्स, 2 पार्ट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के, और एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से ये 2 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिसे हम फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्सेस भी कहते हैं। तो ये रिलीज़ हो रहे हैं बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड से। तो एड्रिनल ग्लैंड ही क्या कहलाएगा आपका? एड्रिनल ग्लैंड आपका कहलाएगा ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है जी। तो ये थोड़ा-सा ट्रिकी था। ओके, स्पॉट देखते हैं और फिर हम आते हैं प्रॉब्लम 99 एंड 100 पे। अब सवाल है कि द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो तमाम एक्टिविटीज कंट्रोल करता है सिवाय। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के 2 पार्ट्स। जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसे हम कहते हैं, ये उस वक्त काम करता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस में। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेस से क्या मुराद है? मतलब जिस वक्त कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, कोई सदमा है, तो उस वक्त जो है ये रिलीज करता है। तो ऐसी कंडीशन में इसका काम क्या होता है कि ये डाइजेशन, वो काम जिसका बॉडी कुछ देर के लिए रोक सकती है, बर्दाश्त कर सकती है, तो वो उसे रोक लेता है, यानी कि डाइजेशन को रियली स्टॉप कर देता है, कुछ देर के लिए कम कर देता है। इसी तरह आई पीपल की मूवमेंट को क्या करता है, ये कम कर सकता है। लेकिन ये बढ़ाता क्या है? हार्ट रेट को, हार्ट बीट को जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है? इसी तरह से ये क्या करता है? ब्रीथिंग रेट भी जो है वो बढ़ा देता है। मतलब अगर आप मिसाल के तौर पे आप रास्ते से जा रहे थे और कोई एक्सीडेंट आपने देख लिया, तो एक्सीडेंट देखने के बाद आपको क्या होता है? आपका जो डाइजेशन का अमल है वो रुक जाता है, आई पीपल हल्के झपकना रुक जाती है और हार्ट रेट जो है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, ब्रीथिंग रेट जो है वो आपका बढ़ जाता है। तो ये ऑल इज कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो देखो, एक्सेप्ट कंट्रोल ऑल द फॉलोइंग, डाइजेशन ऑफ फूड लिखा हुआ है, हार्ट बीट लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, ब्रीथिंग लिखा हुआ है, सिवाय थाउट के। और ये जो थाउट है ये बेसिकली कंट्रोल करता है आपका ब्रेन, और ब्रेन का कौन सा पार्ट? सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द थॉट्स एट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है कि अगर देखो ये अर्थ है, इसके 2 हेमिस्फीयर बना लेते हैं, तो ऊपर वाला जो है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करें, टुंड्रा टाइप ऑफ ग्रोथ। तो टुंड्रा टाइप ऑफ ग्रोथ जो है वो क्या है? पॉसिबल है, अकर्स ओनली इन विंटर, से सर्दियों में होगी, लास्ट फॉर ओनली 2 टू 3 मंथ्स, 2 से 3 महीने होगी, इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट लैंड, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैचेस। तो ये ऑप्शन सी या डी मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो सर्दियाँ होती हैं और लिहाजा जो मौसम होता है ना वो डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे तुंद्रा के लिए कि वो क्या कर सके, ग्रोथ कर सके दरख्तों की, या प्लांट्स की जो है वो ग्रोथ जो है वो ज़रा मुश्किल होती है। क्यों मुश्किल होती है? क्योंकि ये बड़े-बड़े जो है ना यहाँ पे व्हाइट लैंड होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है, इट इज़ द इन द फॉर्म ऑफ अ व्हाइट लैंड। और अगर ये साउदर्न एरियाज़ के लिए पूछते हैं ना, जैसे यहाँ पे नॉर्दर्न पूछा था, अगर ये साउदर्न पूछते तो क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल पैचेस, तो यहाँ पे छोटे-छोटे से स्मॉल पैचेस होते हैं। सो आई होप कि आपको ये तमाम एमसीक्यूज़ समझ में आए होंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेडिकल कॉलेज एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।